नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता मंजू स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई है और अम्बेडकरवादी फुले विचारधारा के लोगों के लिए जो समानता बंधुत्व की बात करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह या ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र में तो बाकायदा दशरात्रि के नाम से हमारे जो पुरखने हैं उनको याद किया जाता है। इसमें 12 जनवरी को माता जीजाबाई की जयंती होती है, तो ये कार्यक्रम चलता है। इसी क्रम में स्त्री काल अपनी ओर से नई नई जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक युवा लेखिका प्रीति प्रकाश जी हैं। प्रीति प्रकाश जी। बहुत बहुत नमस्कार सुनीता जी, और स्त्री काल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद सुनीता जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी, जो आलोचक है, कवि हैं और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी। स्त्री काल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सुनीता मंजू जी। स्त्री काल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। प्रीति प्रकाश जी के बारे में तो हमारे दर्शक परिचित हैं, ये कई बार आ चुकी हैं स्त्री काल पर, और इतनी युवा लेखिका है और इनको इनकी कहानियां हंस में और भी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं और इनको हंस कथा सम्मान भी मिल चुका है। और ये अभी समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हैं और मैम जो है वो प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी हैं। तो प्रीति जी से आग्रह है कि अपनी कहानी पलाश के फूल का पाठ करेंगे और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। ये कहानी स्त्री के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है। कोरोना महामारी जिससे हम लोग अभी निकल आए हैं, उसने किस किस तरह से प्रभावित किया लोगों को। जो सीधी चीजें थी वो तो तुरंत सामने आ गई, जो सड़कों पे लोग निकल पड़े, लेकिन जो चीजें छुपी रह गई, जो चीजें वो अब धीरे धीरे करके जो हम सोचते हैं तो फिर हम पता चलता है कि कितना भीतर तक इसने प्रभावित किया समाज को। तो मैं प्रीति जी को आमंत्रित करती हूँ, कहानी पाठ करें और उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करें। प्रीति प्रकाश जी। धन्यवाद सुनीता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। और स्त्री काल के पेज पे न सिर्फ मैं पहले अपनी कहानी पढ़ चुकी हूँ, बल्कि स्त्री काल वह पहली पत्रिका थी जिसने मुझे पहली बार प्रकाशित किया। तो मुझे लेखक बनाने में स्त्री काल का बहुत बड़ा योगदान रहा और स्त्री काल के संपादक संजीव चंदन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अभी मैं जो अपनी कहानी पढ़ने जा रही हूँ, यह जानकी पुल पर प्रकाशित हुई थी। कहानी का शीर्षक है पलाश के फूल। पलाश के फूल कितने सुंदर लगते हैं ना। हॉस्टल से वापस घर जाते समय कविता ने कहा। आगे बढ़ती हुई गाड़ी से मुड़कर मैंने पलाश के फूलों को देखने की कोशिश की। मुझे वो उतने सुंदर नहीं लगे। मुझे लगा पलाश के पेड़ मुझे घूर रहे हैं, सुमित्रा माही की तरह। लंबे काले पलाश के पेड़, लंबी सावली सुमित्रा माही। मैं पल भर को सहम गई। गाड़ी यूनिवर्सिटी गेट के पार हो गई। माही माही मतलब मौसी, मतलब माँ जैसी। हाँ, सुमित्रा माही तो थी ही माँ जैसी। जब तक मैं असम नहीं आई थी, मेरे लिए माही एक नाम था। मेरे पड़ोस में माही सिन्हा रहती थी। फिर माही विज एक अभिनेत्री का भी नाम था। एक गाना भी था जिसके बोल माही वे थे। लेकिन वह कोई रिश्ता भी हो सकता है, यह मैंने असम में आकर ही जाना। असम में मौसी को माही कहकर बुलाते हैं। हॉस्टल में काम करने वाली महिलाओं को हम माही ही कहते। सड़क पर सब्जियां बेच रही बूढ़ी काकी भी हमारी माही ही थी। हॉस्टल में रहते और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए लगभग दर्जन भर माही से हमारी जान पहचान हुई।
लेकिन सुमित्रा माही उन सब से अलग थी। 2 साल पहले जब मैं 1 महीने के फील्ड वर्क के बाद वापस हॉस्टल आने को हुई थी, तो मेरी सबसे अच्छी और सफाई को लेकर पागल दोस्त कविता ने एक जहमत उठाई। मेरे कमरे की चाबी किसी माही को देकर कमरे की सफाई करा दी। मैं वापस आई और आराम से पसरकर सो गई। शाम में जब हम चाय पर इकट्ठे हुए, तो कविता ने मुझे धमकाया, चलो 50 रुपए निकालो। कैसे 50 रुपए? मैं चौंक गई। तेरा कमरा साफ करवाया है, उसके 50 रुपए। तुमने जो किया वो पुण्य था बालिके। पैसे मांगकर उसे पाप में तब्दील मत करो। मैंने चुस्की ली। तू चुपचाप पैसे देती है कि मैं तुम्हारा मर्डर करके अभी महापाप कर दूं। उसने आंखें तरीर कर कहा। देती हूँ भाई, देती हूँ। मैंने पर्स टटोलना शुरू किया। वैसे तुमने कमरा साफ किससे करवाया था? सुमित्रा माही से, उसका जवाब था। ये पहली बार था जब मैंने सुमित्रा माही का नाम सुना था। देखा तो उन्हें बहुत बाद में। वैसे भी हम यूनिवर्सिटी शोध करने गए थे, माही वाही से रिश्तेदारी बनाने नहीं। घर और रिश्तेदारों से दूर जाने के लिए ही तो मैं हॉस्टल आई थी। लेकिन उस दिन जब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो घर याद आने लगा। मौसम तेजी से बदल रहा था और खिड़की खोल फैन चलाकर मैं सो गई। सुबह उठी तो माथा तप रहा था। कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। दोस्तों ने जबरदस्ती खिलाया तो उल्टी हो गई। अभी सुमित्रा माही को भेजती हूँ, कहकर दोस्त चले गए और मैं कमरे में अकेले रह गई। लगभग 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हिम्मत बटोरकर मैंने दरवाजा खोला। पर्स लटकाए एक संभ्रांत से दिखने वाली महिला दरवाजे पर खड़ी थी। मैं अभी आई तो लड़की लोग ने कहा रूम 252 जाने को। क्या हुआ है तुम्हें? शायद उन्होंने यही कहा। तबीयत ठीक नहीं है, बस इतना ही कहने की हिम्मत कर पाई मैं। फिर बिस्तर पर जाकर सो गई। शाम को दोस्त आए, मुझे जगाया, तब मैंने ध्यान दिया। खिड़की से गंदे पर्दे गायब थे। कमरे से कपड़ों का ढेर गायब था। टेबल पर के जूठे बर्तन धुल कर रखे थे और फर्श पर फिनाइल की खुशबू थी। मुझे समझ आ गया कि यह सब सुमित्रा माही का कमाल है। अगले दिन तक तबीयत बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। तो जब सुमित्रा माही फिर से मेरे कमरे में आई, मैं चेयर पर बैठी दूध गटक रही थी और लैपटॉप खोले कुछ पढ़ रही थी। कायदे से तो मुझे उनका ढेरों शुक्रिया अदा करना था, लेकिन जाने क्या हो गया मुझे उस पल। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, जाने कितना चार्ज कर दे कल के लिए। फिर मैंने अपना चेहरा सख्त कर लिया। वो बिल्कुल चुप-चुप मेरे धुले कपड़ों का गट्ठर लिए आई और बिस्तर पर उसे रखकर फोल्ड करने लगी। मैंने तिरछी नजरों से उन्हें गौर से देखा। इकहरा बदन, सांवला रंग, तार जैसा कद, आकर्षक कपड़े पहने हुए और होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाए वो एक आकर्षक महिला लग रही थी। मेरी आंखों के आगे से वो सारी माही गुजरने लगी जिन्हें मैंने अब तक देखा था। साड़ी का फेटा कसे साफ सफाई करने वाली माही, पसीने से तरबतर खाना बनाने वाली माही, नीले रंग की साड़ी में लिपटी सिक्योरिटी के रजिस्टर संभाल रही माही और यहाँ बेब बनी एक माही। दीदी, 20 रुपए एक बाल्टी कपड़े धोने के हुए। कल मैंने 2 बाल्टी कपड़े धोए तो 40 रुपए और 50 रुपए रूम सफा करने के। बोलती समय उनका मुंह पूरा खुल गया था। मैंने गौर किया, तंबाकू खाकर दांत सड़ गए थे। उनके सड़े दांत देखकर मुझे सुकून मिला, वरना उनके स्टैंडर्ड से तो मैं कॉम्प्लेक्स खा रही थी। 100 रुपए लेकर वो चली गई, पर मेरे दिमाग में गहरे बैठ गई। लालची तो वो नहीं है, ये मुझे पता चल गया था। फिर कुछ अपनी सोच को लेकर शर्मिंदगी भी थी, इसलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी।
वो भी अब मुझे रोज नजर आने लगी, आते जाते, झाड़ू पोछा लगाते, बाथरूम में कपड़े धोते या फिर मेस में खाना खाते। शायद पहले मैंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। धीरे धीरे मुझे उनके बारे में बहुत सी बातें पता चली। जैसे सुमित्रा माही अकेले रहती है, सुमित्रा माही को उनके पति ने छोड़ दिया है, सुमित्रा माही की यहाँ स्थायी नौकरी नहीं है, सुमित्रा माही को मासिक वेतन नहीं मिलता, लड़कियों के कपड़े धोकर और उनके कमरे की सफाई करके ही उनकी कमाई होती है। सुमित्रा माही बहुत टिप टॉप में रहती है, लड़कियों के रूम की सफाई करती है तो लड़कियां अपने कपड़े उन्हें दे देती है, उन्हीं से मेकअप का सामान भी मिलता है। इन सारी बातों से सुमित्रा माही में मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई और एक दिन खाने की मेज पर मैं उनके पास जा बैठी। हुआ यूं कि हमारे मेस में माही लोग बैठकर खाना नहीं खा सकते, थोड़े गंदे दिखते हैं ना। लेकिन सुमित्रा माही, वो तो चकाचक दिखती थी। सुमित्रा माही दोपहर का खाना मेस में ही खाती। हालांकि वो स्थायी स्टाफ नहीं थी, इसलिए उन्हें मुफ्त में खाना तो मिलने से रहा। इसलिए जब लंच टाइम 2 बजे खत्म हो जाता, तब 3 बजे वो बचा खुचा लेकर खाने बैठती। आमतौर पर उनकी थाली में होता 4 जन का भात और दाल। सब्जी अक्सर खत्म हो जाती तब तक। किसी दिन अगर सब्जी बच गई, तो सुमित्रा माही 4 जन की सब्जी भी लेकर खाने बैठती। तो उस दिन मैं विभाग से देर से लौटी। देखती हूँ सुमित्रा माही मेज की कुर्सी पर पसर कर बैठी है, भर थाली भात दाल और कटहल की सब्जी लेकर। मैंने जाकर बर्तन टटोले तो भात दाल बचा था, कटहल की सब्जी समाप्त हो गई थी। दीवार पर लटकी घड़ी देखी, 2:45। लंच टाइम 2 बजे समाप्त हुआ। उसके बाद मुझे खाना मिले न मिले, मिस इंचार्ज की जिम्मेदारी समाप्त। मैंने चुपचाप थाली में दाल भात लिया और सुमित्रा माही के ही टेबल पर बैठ गई। शायद उन्हें दिखाना भी चाह रही थी कि मेस का पैसा भरकर मैं दाल भात खाऊं और कटहल की सब्जी तुम चबाओ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। कटहल लेगा? उसने पूछा। मैंने ना में सर हिलाया। असम में हिंदी बोलने वाले लिंग संबंधी गलतियां खूब करते हैं। बंगाल की तरह वो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग नहीं बनाते, लेकिन स्त्रीलिंग को पुल्लिंग जरूर बनाते हैं। तो किसी असमिया भाषी से बात करना हो तो खुद से ही ऐसे प्रयोग कर बातचीत को सहज बनाया जा सकता है। बातचीत शुरू हो गई। सुमित्रा माही ने अपने बारे में ढेरों बातें बताई। पति दूसरी औरत को पसंद करता था। मैं बहुत दुबली थी तो कहता था औरत नहीं लगती है। फिर मुझको छोड़कर उसके ही पास चला गया। एक बेटी है, उसको शादी करके दे दिया। वो गुस्सा रहती है, मैं महंगा कपड़ा पहनती उसको नहीं देती। बताओ दीदी, उसको उतरा कपड़ा पहनने देगा तो उसका सास क्या कहेगा? मैं अच्छा से रहता तो लोग कहता सुमित्रा माही अच्छी नहीं है। बताओ दीदी, गंदा से रहेगा तो कोई मुझे अपने रूम में घुसने देगा? मुझको तो कोई कमाई नहीं। पहले का जो वार्डन था, केरला से था, बहुत अच्छा था। वही मुझको नौकरी दिया, बोला सीट खाली होने पर परमानेंट कर देगा। नया वार्डन सुनता ही नहीं। मैं सुनती रही, वो बोलती रही। बाद में जब मैंने दोस्तों को ये सारी बातें सुनाई, तो उन्होंने कहा कि सुमित्रा माही सिंपैथी के लिए तुमसे ये सब बात कर रही है कि तुम उसको काम और पैसा दोगी। पर मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया और न ही उन्होंने कभी मुझसे कुछ मांगा। बस हम मिलने पर एक दूसरे को देखकर वैसे ही मुस्कुराते रहे। और ऐसे ही एक दिन हमारे यहाँ तुगलकी फरमान जारी हुआ कि कोरोना की वजह से सबको वापस जाना पड़ेगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई रियायत नहीं। आनन फानन में नोटिस निकलने के 4 दिन के भीतर ही हम रफा दफा कर दिए गए। लेकिन वापस आने में 1 साल का समय लग गया। लगभग 1 साल बाद जब हम लौटे तो कंचन के पेड़ों पर फूल आ गए थे। हल्के गुलाबी और सफेद रंग के कंचन के फूल बड़े प्यारे लगते।
लड़कियां फूलों के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी और वापस आने का जश्न मना रही थी। पर यह जश्न सिर्फ कुछ रोज रहा। घर से वापस आने पर जो आजादी की बयान मिली थी, उसमें जिम्मेदारियां भरने लगी थी। पिछला 1 साल बर्बाद किया था। ना एक भी पेपर निकला था, ना शोध ही थोड़ा आगे बढ़ा था। 2 सेमेस्टर कैलेंडर से गायब थे। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का काम मुझे एक साथ चौथे वर्ष में करना पड़ रहा था। कुछ लोगों ने आनन फानन में कोरोना काल में ही शोध जमा कर दिया था, कुछ ने बीच में ही छोड़ दिया था। हॉस्टल में सबसे सीनियर अब हमारा ही बैच था और हमारी हालत फुल टाइट हो रही थी। इन सब के बीच मुझे पता ही नहीं चला कि कब कंचन पर फूल कम हो गए और पलाश फूलने लगे। पलाश के लंबे पेड़ों पर लाल रंग के फूल कितने मनमोहक लगते हैं ना। विभाग से हॉस्टल आने के रास्ते में खड़े एक पलाश के पेड़ के पास खड़े होकर मैं सोच रही थी कि एक जानी पहचानी आवाज कानों में पड़ी। कैसा है तुम? आवाज पर मैंने मुड़ कर देखा। सुमित्रा माही खड़ी थी। अचानक उन्हें देख मैं चौंक गई, शायद खुश भी हुई। अच्छी हूँ, आप कैसे हो माही? जवाब में मुझे कुछ तो पूछना ही था। मैं अच्छा नहीं है, देख नहीं रही हो कितनी दुबली हो गई हूँ। मैंने उन्हें गौर से देखा। कंधे के पास की हड्डियां निकल आई थी, आंखों में गहरे गड्ढे हो गए थे और चेहरा पिचक गया था। होठों पर लाल लिपस्टिक उसी तरह था, लेकिन चेहरा स्याह हो गया था। शरीर पर साड़ी भी वैसे ही अच्छी थी, लेकिन मांस गल गया था। माही, आप बीमार थी क्या? कोरोना हुआ था क्या? अरे, कोरोना नहीं था, लेकिन काम नहीं था, सब बंद था। तो मैं कहाँ काम करती? बहुत परेशानी थी मुझे। तुम्हें क्या बताऊं, अभी लड़की सब आया तो गार्ड मुझे हॉस्टल में घुसने नहीं दे रहा, कोरोना कहकर। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं, बस इतना ही कहा। क्या कह रहा है? हॉस्टल के गेट पर कहता है टीएसडब्ल्यू से परमिशन लाओ। वो कहता है हॉस्टल वार्डन से पूछो। वार्डन कहता है हॉस्टल प्रीफेक्ट से पूछो। प्रीफेक्ट बदल गया है, कोई नया आया है, फोन नहीं उठाता है मेरा। लेकिन इतना पूछना ही क्यों है माही? पहले तो आप रोज आते थे ना? हाँ, पहले आने देता था। अब कहता है कि मैं घर से आती जाती है तो कोरोना ले आएगी। पता नहीं क्यों कहता है, मुझे तो कोरोना दिखता ही नहीं। बस हमारे लिए ही कोरोना है, बाकी सब तो आता जाता है। मैं पूछती हूँ माही। मैंने एक पढ़े लिखे व्यक्ति जैसा आश्वासन दिया और वो चली गई। उसके जाने के बाद एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह मैं अपने काम में व्यस्त हो गई और किसी से कुछ नहीं पूछा। असल में मैं अपने काम में उन्हें भूल गई, लेकिन वो नहीं भूली। एक दिन वो फिर से रास्ते में मिली, बहुत खुश। प्रीफेक्ट से बात हो गया है, उसने कहा है कि मैं एक रजिस्टर रख दूं हॉस्टल के बाहर सिक्योरिटी पर, सुमित्रा माही चाहिए बोलकर। लड़कियां अगर उस पर साइन कर दे तो वो मुझे वापस रख लेंगे। मैंने कहा प्रीफेक्ट से, हो जाएगा साइन, सब लड़की सब करेगा। प्रीफेक्ट तो नया है ना, उसको मालूम नहीं सब लड़की खोजता होगा मुझे। अभी एक रजिस्टर भी देख कर आई हूँ, पीले रंग का है, उस पर मोर बना है। तुम भी साइन कर देना। 50 साइन होने से मुझे वापस हॉस्टल में घुसने देंगे। हो तो जाएगा ना 50 साइन? मुझे समझ नहीं आया। सारी बात कहने के बाद माही ने आखिरी सवाल क्यों पूछा, या बस आखिरी सवाल ही दिल से निकला। हाँ माही, हो जाएगा, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि लड़कियां साइन करेंगी या नहीं। पलाश फूलने लगा है ना? उन्होंने चलते चलते कहा। वो तो पहले से ही खिल रहा है माही। अच्छा, मैंने तो आज ही देखा। वो चली गई। उन्हें जाते हुए मैंने देखा, सुमित्रा माही बिल्कुल पलाश के पेड़ की तरह दिखती है, एकदम लंबी, सांवली, दुबली सी और होठों पर लाल लिपस्टिक। अगले दिन सवेरे सवेरे हमने हॉस्टल में यह घोषणा सुनी, सिक्योरिटी डेस्क पर एक रजिस्टर है, जो लड़की चाहती है कि सुमित्रा माही काम करे वो उस रजिस्टर पर साइन कर दे।
अभी विभाग जाते समय साइन करती हूँ, मैंने सोचा, पर भूल गई। घोषणा सुनने के कुछ दिन बाद हॉस्टल से निकलते समय वो फिर से मुझे मिली, परेशान, बहुत परेशान। मुझे देखा तो भावुक हो गई। सब पुराना लड़की चला गया है ना, नया वाला सब जानता नहीं है मुझे। मैं कितना काम करती थी, 20 रुपए में 1 बाल्टी कपड़ा धोकर देती थी। ये अंदर जो माही काम करता है, वो भी नहीं चाहता कि मैं आऊं। उसको अभी ज्यादा कमाई होता है ना, तभी तो कोई साइन नहीं करता। तुमने तो साइन किया है ना? हाँ माही, मैंने झूठ बोला। कैसी हो माही? हमारी एक सीनियर ने सुमित्रा माही को दरवाजे पर देखकर बोला, ठीक नहीं हूँ। और फिर सुमित्रा माही का वही पुराना किस्सा शुरू हो गया। मौका देखकर मैं भी निकल गई। विभाग में आज एक साथी का जन्मदिन मनाना था। वो आखिरी दिन था जब मैंने सुमित्रा माही को देखा। कुछ दिनों बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई। लड़कियां घर जाने लगी, कमरे खाली होने लगे। यूनिवर्सिटी में आने जाने वालों पर और भी पाबंदी लग गई। लाख कोशिशों के बाद भी हमें हॉस्टल में रुकने की इजाजत नहीं मिली। मैंने अपना सामान पैक किया। चलते समय कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी। उन्हीं में से एक था घर वापसी रजिस्टर पर साइन करना। साइन करते समय मैंने देखा रजिस्टर का पहला पन्ना फटा था। मैंने पलटकर कवर देखा। पीले पन्ने पर नाज था हरा मोर। ये तो सुमित्रा माही का रजिस्टर है ना? है नहीं, था। 3 लड़कियों ने ही साइन किया था, तो वो वापस नहीं आ पाए। सिक्योरिटी वाली माही ने जवाब दिया। मैंने चुपचाप पन्ने पर साइन किया। मैं और कविता साथ ही एक गाड़ी से बाहर निकल गए। मैं इस कैंपस को बहुत मिस करूंगी। इन पलाश के पेड़ों को मिस करूंगी। उसने कहा तो मैंने मुड़कर पेड़ों को देखा। फूल बहुत कम हो रहे थे। हवा में सफेद फाय तैरने लगे थे। काला लंबा पलाश का पेड़ और उस पर कुछ एक लाल फूल। मुझे लगा सुमित्रा माही खड़ी है और मैं अपनी नजरें नहीं टिका पाई। वो नीचे झुक गई। बहुत खूब। बहुत अच्छी एक कहानी और इतना ही सुंदर प्रीति जी ने इसका पाठ किया। ये कहानी बहुत से प्रश्न छोड़ती है तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग को समझने में मदद करती है। और एक जो महिला जो स्वावलंबी है, मेहनत से अपना गुजारा कर रही है, उसके न हारने को भी ये दिखाती है। अब हम राकेश शर्मा जी से इस पर टिप्पणी सुनेंगे। आप अपनी टिप्पणी दीजिए राकेश शर्मा जी। सबसे पहले तो प्रीति प्रकाश जी को कहानी पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई। पहली बार इनको कहानी पाठ करते हुए हंस का जो पेज है फेसबुक पर, कोई दिक्कत हो गई है फिर से उनको। हाँ, वो ऐड हो रहे हैं। मुझे लगा कि यह युवा कहानीकार कितनी ज़हीन है कि अपनी कहानी के माध्यम से अपने समय के भयावह सच को परत दर परत खोल रही हैं, और उसमें भी व्यंग के माध्यम से, जिसके लिए इनको राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान मिला। राम को जन्मभूमि मिलनी चाहिए, पहला परिचय उस समय हुआ। और मुझे लगा कि इस कहानीकार को बहुत लंबी दूरी तय करनी है, तो आज न कल कभी इनसे बात होगी, इनसे परिचय होगा। ठीक 6 महीने बाद इनसे मेरी बातचीत हुई, और जिस कहानी के लिए इनको बहुत सम्मान मिला, बहुत बड़ा सम्मान कहें, क्योंकि हंस पत्रिका अपने आप में बड़ी पत्रिका है, उसमें भी राजेंद्र यादव का नाम जुड़ा हो उस सम्मान से, तो कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी में जहां हमको चूक सी लगी उस कहानी में कि जिस झुग्गी की महिला के बारे में ये जिक्र कर रही थी कि वो घर में किसी के घर में खाना पकाने का काम कर रही हैं,
तो मैंने इनसे सवाल किया कि क्या झुग्गी की महिलाओं को खाना पकाने वाले काम में लगाया जाता है क्या? तो मेरा ये सवाल इसलिए था कि इनको हतोत्साहित नहीं करना था, बल्कि कहानी में जो संदर्भ शामिल हो रहे हैं, जीवन के जो प्रसंग या शामिल हो रहे हैं, जो व्यक्तित्व शामिल हो रहे हैं, वो यथार्थ से जुड़े हुए हैं। मतलब अपने पात्रों को बहुत ही गंभीरता से ये अपनी कहानियों में विकसित होने दें, ताकि अपने समय के सच को वो रख सकें अपने चरित्र के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से। तो ये तो कहिए कि एक तरह से सख्त आलोचना थी, लेकिन उसके पीछे जो कोशिश थी मेरी कि कहीं ये जहीन किस्सा गो पुरस्कार या सम्मान के चकाचांद में खो न जाए, या अपनी जो वैचारिकी जो इनकी ढल रही है, जो बन रही है, यथार्थ को देखने का जो नजरिया इनका बहुत ही गहरा होता जा रहा है, कहीं उस पर पर्दे न पड़ जाएं। तो इसीलिए मैंने इस तरह की टिप्पणी की थी, मैंने इनसे सवाल किया था, और भी कुछ सवाल उस कहानी को लेकर के मैंने किया था। ये जो कहानी अभी इन्होंने कहानी का जो पाठ इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छी कहानी है, या यूं कहें कि उस कहानी में जहां हमको जो संदर्भ चूकते हुए नजर आ रहे थे, उसको इन्होंने इस कहानी में बरकरार रखा है। अपने किस्सा गो को इन्होंने बहुत ईमानदार रखा है। वह कहानी भी बहुत ईमानदार कोशिश है, उसमें भी जो किस्सा गो है खुद प्रीति प्रकाश बहुत ईमानदार है, लेकिन इसमें जिस तरह से वे एक लेखक को शामिल करती हैं इस कहानी में खुद को, और जिस तरह से उसको कटघरे में खड़ा करती है, ये काबिल तारीफ है। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज और साफ है। पाठक को कभी भी वह बोझिल सी नहीं लगती है। एक बड़ी खासियत इनकी ये है कि अपनी कहानी में जिन शब्दों का ये इस्तेमाल करती हैं, वो शब्द यदि प्रचलित हैं तो भी, या ना भी हैं तो भी, उसके बारे में बतलाती चलती हैं, परत दर परत उसके अर्थ को खोलती चलती है। और यदि वह प्रतीकात्मक शब्द है तो उसको भी ये बतलाती जाती है। लेकिन यहाँ पर पलाश को इन्होंने खोला नहीं। पलाश शब्द जो फूल है उसके बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं बतलाया है, लेकिन हाँ, जो दरअसल पलाश है इनकी कहानी में, सुमित्रा माही, जिसको कि प्रतीकात्मक ढंग से इन्होंने पलाश के फूल कहा है। जैसे कि पेड़ पलाश का लंबा खड़ा है, काले रंग का, उसके ऊपर कुछ पलाश के लाल लाल सफेद फूल खिल रहे हैं, जैसे कि वह सुमित्रा माही लाल लिपस्टिक लगाई हुई। कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प तरीके से ये करती हैं। पलाश के फूल कहानी की शुरुआत में ही ये लिखती हैं कि पलाश के फूल कितने सुंदर लगते हैं। यह बात कविता कहती है, एक पात्र है कविता जो लेखिका के साथ लगभग रहती है, एक दोस्त की तरह, या दोस्त ही है, बहुत गहरा दोस्त है, दोस्ताना संबंध है उनसे। तो पलाश के फूल कितने सुंदर लगते हैं, सवाल भी है और जवाब भी है। यहां से कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन प्रीति प्रकाश को वह पलाश का फूल बहुत सुंदर नहीं लगता। पलाश के पेड़ के ऊपर जो फूल खिला हुआ है बहुत सुंदर नहीं लगता, ये बतलाती है कहानी शुरुआत में। चूंकि पलाश के फूलों से इनका उस तरह से वाबस्ता नहीं था। एक लेखिका का, एक पाठक का, एक पात्र का, एक आदमी का जब किसी चीज से वाबस्ता नहीं होता है, जुड़ाव नहीं होता है, वह बहुत सुंदर नहीं लगता है। बहुत ईमानदारी से ये कहती हैं, लिखती हैं, उसको दर्ज करती हैं।
लेकिन उसी पलाश के फूल को बाद में जब कहानी के अंत में ये जिक्र करती हैं तो वही पलाश के फूल सुंदर लगने लगते हैं, पलाश के पेड़ सुमित्रा माही जैसे लगने लगते हैं। तो पलाश के फूल का इन्होंने बहुत ही प्रतीकात्मक इस्तेमाल किया है सुमित्रा माही के रूप में। कहानी जो है वो कोरोना काल की त्रासदी के बीच के घटनाओं को यहाँ बयां करती हैं। किस तरह से यूनिवर्सिटी के बाहर जीवन किस तरह से संकटग्रस्त हो चला था, किस तरह से लोगों को बहुत ही सशंकित निगाह से देखा जा रहा था। सुमित्रा माही ही यहाँ कोरोना की तरह देखी जा रही है, उनको अंदर नहीं प्रवेश दिया जा रहा है, काम करती रहती हैं। ऐसे जो लोग रख लिए जाते हैं किसी डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी या कहीं भी, उनकी क्या स्थिति होती है उसकी पीड़ा को भी इस कहानी में बहुत ही खूबसूरती से दर्ज किया गया है। इसके साथ ही स्त्रियों की जो कुछ समस्याएं हैं सुमित्रा माही के माध्यम से ये रेखांकित करती हैं। सुमित्रा माही दुबली काया की हैं, लंबी हैं, देखने में सांवली हैं, और उनकी जो दुबली काया है, जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो पितृसत्तात्मक नजरिया है, जिस नजरिए से कुछ लोग देखते हैं स्त्रियों को, उस पर भी ये सख्त टिप्पणी करती है कि वह सुमित्रा माही जो दुबली काया की है वो औरत नहीं लगती पुरुषों को, औरत होते हुए। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक औरत नहीं लग रही है क्योंकि उनकी मांसलता कम हो गई है। ये तो उनकी आंखों का दोष है, उनकी सोच का दोष है, उनकी मानसिकता का दोष है। इसमें सुमित्रा माही का कोई दोष नहीं। सुमित्रा माही का दोष नहीं है कि वह दैनिक मजदूरी की तरह काम कर रही है, जबकि वह भी दैनिक मजदूरी नहीं है। 20 रुपए बाल्टी कपड़ा धोती है, 50 रुपए में कमरा साफ करती है। जो कामकाजी जो घर में, हॉस्टल में, बाहर कहीं ऑफिस में काम करती हुई सी जो स्त्री दिखती है, उसकी त्रासदी को ये बयां करती है। कहानी में ये जिस तरह से पलाश के फूल को शुरुआत में लाती हैं, पता लग सकता है कि पलाश के फूल के बारे में इसमें जिक्र होगा, जैसे कि अशोक के फूल के माध्यम से जी जिस तरह से इतिहास में जाते हैं, लेकिन यहाँ पलाश के फूल माध्यम से यह श्रमशील महिलाओं का जिक्र कर रही हैं, स्थितियों का वर्णन कर रही हैं। इस तरह से एक समाज महिला की जिंदगी कट रही है या धीरे धीरे खप रही है, उसकी पीड़ा को ये कहानी के माध्यम से वो दर्ज करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। जो चूक एक संदर्भ में वहां लगी थी कि क्या यह सच ऐसा दिखता है, क्या सच बयानी लगता है, यथार्थ जैसा लगता है जो इनकी दूसरी कहानी थी राम को जन्मभूमि में इस तरह से झुग्गी की एक महिला खाना पकाती है और उस खाना पकाने दिया जाता है। यहां पर वो आश्वस्त करती हैं कि वो जिन पात्रों को बुन रही हैं, चुन रही हैं, वहां पर उस तरह की चूक नजर नहीं आती। वहां पर वह चूक नजर नहीं आती कि वह विश्वसनीय सा ना लगे, जबकि ऐसा लगता है कि जैसे उस पात्र को, सुमित्रा माही को मैंने देखा है, मैंने महसूसा है सुमित्रा माही की पीड़ा को, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को। मतलब पाठक या श्रोता यह महसूसने लगता है कि सुमित्रा माही कोई और नहीं है, उसी के बीच का कोई श्रमशील पात्र है। यथार्थ अभिव्यक्ति का
संकट यहाँ नहीं दिखता है। तो धीरे धीरे जैसे कोई कहानीकार परिपक्व होता चलता है, तो वो इसी तरह से पात्रों को गढ़ती हैं और उसको उसकी सच्चाई से जोड़ते रहते हैं। एक चीज है, इनकी भाषा बहुत साफ सुथरी है, कोई चमकदार भाषा नहीं है जिससे कि चकाचौंध पैदा कर दे पाठक को। एक किस्सा गो की जो भाषा हो सकती है वह भाषा है, और यह कहानीकार की एक विशेष उपलब्धि। यूनिवर्सिटी कैंपस में जिस तरह से शोधार्थी अगंभीर रहते हैं अपने ही परिवेश से, अपने ही परिवेश के लोगों से, तो यहाँ पर वे सारे उसी तरह से दिख रहे हैं। सुमित्रा माही को लगता है कि रजिस्टर पर दस्तखत कर देंगे उसके जितने भी परिचित शोधार्थी हैं, छात्र हैं, हॉस्टल में रह रहे लोग हैं, लड़कियां हैं, लेकिन ईमानदारी से प्रीति प्रकाश लिखती हैं, चूंकि वह भी एक पात्र के रूप में उसमें शामिल हैं, तो लिखती है कि उन्होंने भी दस्तखत नहीं किया, मात्र 3 लोगों ने दस्तखत किया। जब कहानी के अंत में वह रजिस्टर का पीला पन्ना फटा हुआ मिलता है और जिस पर लेखिका कहती हैं कि मोर जो है, जैसे कि उस पर कोई मोर नाच रहा हो। पीला पन्ना का फटा होना, उस पन्ने का फटा होना मतलब एक नई तकलीफ में सुमित्रा माही का चले जाना है। सुमित्रा माही का क्या होता है, उसके बाद उसकी जिंदगी कैसी होती है, यह नहीं जानते। या उसी तरह से नहीं जानते कि हमारे आसपास पड़ोस के कि ऐसी स्त्रियां जो कामकाजी हैं, वो किस तरह की जिंदगी जीती चली जाती हैं और एक दिन ओझल हो जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम उन्हें नहीं देखते कि किस तकलीफ से गुजर रही हैं, उसी तरह से यहाँ सुमित्रा माही को नहीं देखते। लेकिन यह तो महसूस कर ही सकते हैं पाठक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर, कि उसका क्या कुछ हुआ होगा, किस तरह से लोग काम से निकाले जाते हैं। दैनिक मजदूरी वाले लोग भी जब लगातार एक ही जगह काम करते रहते हैं, वो भी निकाले जाते हैं। सुमित्रा माही तो दैनिक मजदूर भी नहीं थी, वह तो मेहनत करती थी और कुछ पैसे मिल जाते थे, मेहनत करती थी, कुछ पैसे मिल जाते, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो, कपड़ा धोने का, रूम साफ करने का। तो लोग जिस तरह से गायब होते चले जाते हैं, हमारे जीवन संघर्षों वाले लोग, उसी तरह से यहाँ भी गायब होते चले गए। सुमित्रा माही गायब होती चली गई है और हम लोग अपनी ही जिंदगी में, जो लोग हैं, जो रोजमर्रा में काम कर रहे लोग हैं, अपनी जिंदगी में खोते चले जाते हैं। तो एक ऐसे पात्र की ये तलाश करती हैं कोरोना काल के बीच, जो दैनिक मजदूरी पर भी नहीं है, लेकिन वह लगातार वहां काम कर रही है और उनको उस काम से लगभग निकाल दिया जाता है। बाद में उस पर कोरोना का आरोप मढ़ दिया जाता है, जैसे कि कोरोना उसी के माध्यम से फैल रहा हो। जिस तरह का भ्रम फैलाया गया पूरे देश में, मेहनतकश लोगों के आने से कोरोना फैल जाता है। मतलब यदि उन्होंने कोई धुला पुछा साफ कपड़ा ना पहना हो, तो जैसे वह मनुष्य ही ना हो, कोई बीमारी हो। इस तरह से उन्होंने जबकि सुमित्रा माही का रेखांकित किया गया कि बहुत चकाचक साफ सुथरी रहती थी। अच्छा, सुमित्रा माही चकाचक हैं, और यह चकाचक होने की वजह से वो हॉस्टल की मेज पर खाना खा रही हैं। वो स्पष्ट लिखती हैं। ये हमारी सोच जो है चकाचक, तथाकथित चकाचक लोगों के बारे में, चकाचक कपड़ों के बारे में, कि यदि किसी ने चकाचक पहन लिया है तो बहुत अच्छे होंगे, साफ सुथरे होंगे, हाइजीनिक होंगे, अच्छे लोग होंगे, संभ्रांत होंगे, सभ्य मनुष्य होंगे। जबकि दरअसल ऐसा होता नहीं है। बहुत साफ सुथरे जो रह रहे लोग होते हैं, भीतर से बहुत खतरनाक और बहुत ही भयानक लोग हो सकते हैं।
और जो बहुत धूल और गर्द में लिपटे हुए कभी कभी जो लोग दिखते हैं, वे बहुत ही भीतर से साफ और पारदर्शी और पाकीज़गी लिए हुए लोग हो सकते हैं। तो इसको उन्होंने उसमें रखा है कि सुमित्रा माही दरअसल धुले पूछे साफ सुथरे कपड़े पहनती हैं, लेकिन वे कपड़े किनके दिए गए हैं? वे हॉस्टल में रह रही जो लड़कियां हैं उसके द्वारा दिए गए, जिससे उसकी सुमित्रा माही की बेटी को लगता है कि खुद तो ये चमक दमक में रहती हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, और उसको नहीं है। क्योंकि सुमित्रा माही को लगता है कि अपनी ही बेटी को हम किसी का पहना हुआ कपड़ा दें, ये अच्छा नहीं लगेगा। एक माँ का जो दिल है, माँ की जो संवेदना है बेटी के लिए, वहां वो झलकती है, लेकिन बेटी को जो दिखता है वो बयां करती है। वहीं पर तो सुमित्रा माही का जो ये सुमित्रा माही के माध्यम से प्रीति प्रकाश इस समाज का जो एक बिंब खींचती हैं कि इस समाज का जो चेहरा है वो कैसा है। जहां पर दुबली काया का जिक्र करती हैं, ये एकाएक मुलाकात हो जाती है सुमित्रा माही से कहानीकार की, क्योंकि कहानीकार खुद उसमें एक पात्र है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो जब वो पूछती हैं कि कैसे हो आप, तो जवाब देती हैं कहानीकार या उसका एक पात्र, अच्छी हूं, आप कैसे हो माही। लेकिन यह पूछना कुछ उस तरह से था जैसे कि कोई कोई आदमी किसी से पूछता हो कैसे हैं आप, तो उसका रिप्लाई भर है कि हाँ अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, अच्छी हूं। कुछ उसी तरह से शुरुआत होती है वो बातचीत। लेकिन वहीं पर जैसे ही सुमित्रा माही से पूछा जाता है कि आप कैसे हो, तो कहती है मैं अच्छा नहीं। मैं अच्छा नहीं है मतलब स्त्रीलिंग का भी पुल्लिंग प्रयोग जो असम में जो कुछ लोग करते हैं, जिस तरह से हिंदी भाषा वहां है और जिस रूप में है तो है, वो भाषा की खूबी है, हिंदी की खूबी है। तो वो कहती है कि मैं अच्छा नहीं है, देख नहीं रही हो कितनी दुबली हो गई हूं। मैंने उन्हें गौर से देखा, ये कह रही हैं लेखिका, कंधे के पास की हड्डियां निकल आई थी, आंखों में गहरे गड्ढे हो गए थे और चेहरा चिपक गया था। होठों पर लाल लिपस्टिक उसी तरह से था, लेकिन चेहरा स्याह हो गया था। शरीर पर साड़ी भी वैसे ही अच्छी थी, लेकिन मांस गल गया था। शरीर पर मांस का गलना स्त्रियों को जो एक पुरुषवादी सोच की निगाह से जो देखना है कि स्त्रियों के जिस्म पर मांस का रहना, उनकी मांसलता का रहना उनके सौंदर्य का परिचायक है। यहां पर लेखिका उसको प्रतीकात्मक तरीके से दर्ज करती हैं, उस सोच को प्रश्नांकित करती हैं कि मांस ऐसे ही नहीं गला है, मांस गला है सुमित्रा माही की भूख के चलते। कोरोना काल में उनको काम नहीं मिला, इसलिए उनके जिस्म का मांस गल गया। ये दुबले कमजोर जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, यूं ही दुबले नहीं हैं। तो इस तरह से एक पुरुष की जो दृष्टि होती है आमतौर पर जो पितृसत्तात्मक सोच को लिए हुए होती है, शोषक निगाह को लिए हुए होती है, कि जैसे स्त्री कोई इंसान नहीं हो, वह कोई उपभोग की वस्तु हो, उसको वो प्रश्नांकित करती है। और वो बतलाती हैं कि ये जिस्म के ऊपर जो मांस कम पड़ गया है शरीर के ऊपर, तो वो यूं ही कम नहीं पड़ा है, इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको काम नहीं है, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। कोरोना के चलते सारे काम धंधे ठप पड़ गए हैं। तो बहुत सारी समस्याओं को प्रीति प्रकाश इस कहानी में दर्ज करती हैं, रेखांकित करती है।
कोरोना काल की जो तमाम त्रासदी है, हॉस्टल या विश्वविद्यालय या ऑफिस की जो समस्याएं हैं, उन सबको ये दर्ज करती चलती हैं। और अपने अपना जो इनका प्रिय पात्र इसमें है, जिसके ऊपर प्रीति प्रकाश या लेखिका की संवेदना वो उलटती हुई दिखती है, तो उसके प्रति बहुत ही संवेदनशीलता से और अपनी जो लेखकीय साफगोई है उसको बचाते हुए और उसमें ईमानदारी को बरकरार रखते हुए ये लिखती है। वहां पर खुद को नहीं बचाती है, बल्कि खुद को कटघरे में खड़ा करती चलती है। अपने भीतर के झूठ को भी वो लाती है कि जब वो रजिस्टर पर साइन नहीं की है, फिर भी वो कह देती हैं दिल रखने के लिए कि मैंने साइन कर दिया है, और बाद में चुपके से करती है। तो बहुत सारे सवाल को, लेखकीय ईमानदारी को, खुद को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रीति प्रकाश पलाश के फूल के माध्यम से एक ऐसी उपेक्षित स्त्री की कहानी को सामने लाती हैं, जिस पर आमतौर पर हम लोगों की निगाह पड़ती तो है, लेकिन निगाह फिसल जाती है। प्रीति प्रकाश इस कहानी के माध्यम से उन्हें तलाशने की कोशिश करती हुई दिखती हैं और अपने पाठकों को भी उसकी तलाश करने के लिए कहती हैं कि जो जो तस्वीर, जो दृश्य, जो लोग हमारी निगाहों से दूर होते चले गए, वो कहाँ गए, कहाँ मर खप रहे हैं, किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, आप उसे तलाशें, उसे ढूंढें और उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील बने, या उसके प्रति एक मानवीय निगाह से आप देखें। बहुत सारे सवालों के माध्यम से ये इस कहानी में उपस्थित होती हैं। तो जो कमी दूसरी कहानी में हमको दिखी थी, यथार्थ की सच्चाई को लेकर के, यथार्थ को लेकर के, क्या वे पात्र सच्चे हैं, तो इस कहानी में वो चीज हमको नजर नहीं आती। इसमें लगता है कि वे पात्र सच्चे हैं और लेखक बहुत ही ईमानदार है इन चीजों को लेकर के, और खुद को भी प्रश्नांकित करते हुए ये बतलाती हैं इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कटघरे में शामिल नहीं है, चाहे वह लेखक ही क्यों ना हो। तो इसके लिए, इस कहानी के लिए मैं पुनः प्रीति प्रकाश को बधाई देता हूं और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह लिखती रहें, और इतनी सुंदर जिसकी भाषा हो, इतनी सहज भाषा हो, जो हृदय में उतरती चली जाती हो, तो आपको आगे बहुत काम करना है, बहुत लिखना है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें सुनीता मंजू जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो अब आगे उनसे जो पूछना हो पूछें, जो भी बात करनी हो बात करें। बहुत बढ़िया और निर्मम आलोचना आपने की। आलोचक ही लेखक को निखारता है। जैसा कहा भी गया है, निंदक मुझे राखिए, तो वैसे लोगों को आसपास रखने की जरूरत है। बहुत कहानी तो खुली हुई थी, लेकिन जो कुछ भी गांठें थी वो आपने बहुत कुछ खोल दी, और बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनना। और मैं जो अपनी बात कहना चाहूँ, प्रीति जी को, तो प्रीति जी की सभी कहानियां मुझे बहुत पसंद है। जैसे ही मेरा परिचय हुआ इनसे, अत्याचार निवारण के इस कहानी द्वारा, तो मैंने इनकी सारी कहानियां सर्च करके पढ़ी। तो उसमें जो महिला, पहले भी मैंने अपनी बातचीत में कहा था, चाहे रोशनी हो, छबीली हो, बादामी हो, या फिर ये सुमित्रा माही, बहुत प्रभावित करती है और बहुत अपने जैसी लगती है, अपनापन दिखाई देता है। एक जो बात मैं यहीं पर एक बात कह दूं जी सर। कि प्रीति प्रकाश के भीतर जो लेखनी है और उसमें जो ईमानदारी है, वही प्रकाश को एक लेखक बनाता है, एक ऐसा किस्सा को बनाता है कि वो अपने समय के हर तरह के सच को अपनी कहानी में दर्ज कर सकती है। तो ये प्रीति प्रकाश की है, जिसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। ये बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की जो गहरी निगाह है इनकी, वो बन रही है, बनी हुई है, और भी आगे गहरी होती चली जाएंगी, और अपने समय और अपने समाज और अपने परिवेश की जो सच्चाई है उसको ये अपनी कहानी में दर्ज करती चली जाएंगी, इसी ईमानदारी के साथ। जी। और सुनीता जी। हाँ जी। और जो हमारी प्रतिभाशाली लेखिकाएं हैं, जो युवा वर्ग की हैं, स्त्री काल का भी यही प्रयास है कि उनको सामने लाया जाए और उनकी प्रतिभा को दिखाया जाए।
इस कहानी में जो एक चीज मैंने रेखांकित की, जो हम लोग के दिमाग में एक बैठा हुआ है कि उत्तर भारत में जो है पितृसत्ता है और महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर, मेघालय या फिर असम में ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पर महिलाओं का मात्र शक्ति जो है वो ज्यादा अच्छी स्थिति में है। लेकिन ये बहुत ही जान के आश्चर्य हुआ कि वहां भी पति पत्नी को इस कारण से छोड़ता है कि वो देखने में सुंदर नहीं है। तो ये जो हाँ जहर है, वो फैलते फैलते जो हम लोग का ग्लोबल विलेज, जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो ये जो बुराइयां थी जो कुछ क्षेत्रों में नहीं थी, वहां तक भी ये पहुंच गई हैं। और वहां भी पति पत्नी को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो सुंदर नहीं दिखती है। और पत्नी को पति से कोई उस पर शिकायत नहीं है, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो अपनी बच्ची का पालन पोषण करती है, उसका विवाह करती है और मेहनत कश है, और एकदम दुखी होकर के रोती नहीं है, उदास नहीं रहती, एकदम बिंदास टिप टॉप रहती है और अपना बढ़िया से सज धज के रहती है। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की कि जो महिला सजे धजे सुंदर रहे, अच्छे से तरीके से रहे, वो उसको जोड़ दिया जाता है उसके चरित्र से कि चरित्र से इतना बिल्कुल। हाँ, बन ठन के रहती है तो जरूर कुछ ना कुछ इसका गड़बड़ है चरित्र। तो ये एक मानसिकता जो है ये भी वहां दिखाई दी, जो हमें इधर उत्तर भारत में दिखाई देती है। और एक चीज जो है कि जो ठेले पर काम करते हैं या सब्जी बेचने वाली महिलाएं हैं या जो भी छोटे मोटे काम करती हैं, उनकी स्थिति हम लोग को दिखती है कि बहुत बुरी है, लेकिन उनके बरक्स जो कहीं स्कूलों में है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में या किसी न्यायालय में किसी तरह से भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डेली बेसिस पे हो चाहे ऐसे मजदूरी पर, तो हमको लगता है कि उनसे वो अच्छी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि वहां पढ़े लिखे अच्छे संभ्रांत लोगों से उनका जो है सामना सामना होता होता है। है। हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि उनकी स्थिति कम से कम इनसे अच्छी होगी जो रोड पर काम कर रहे हैं। लेकिन अंत में वही सामने आती है बात की उतना अच्छा छात्रावास है वहाँ, सब लड़कियां हैं, लड़कियों का एक तो छात्रावास है, तो यहाँ पर सारी लड़कियां हैं। मित्रा माही भी महिला है और उनसे काम करने वाली भी महिलाएं हैं, जो ये भी सोचती हैं कि वो अपनी सहानुभूति बिटोरने के लिए इस तरह से बातें बना रही है। ये भी चीज है। और फिर भी उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मात्र 3 लड़कियां उस पर साइन करती हैं, और ये और कुछ नहीं, केवल लापरवाही थी। जो किसी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, वो एक भोजपुरी में कहावत है इधर की, लड़का के चिड़ई के जान जाओ लइकन के खिलाओ, कि चिड़िया की वहां जान जा रही है, बच्चे उससे खूब कूद कूद के खेल रहे हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ दिखता है कि लड़कियों ने तो बस लापरवाही थी कि हाँ इस कर देंगे साइन कर देंगे, और उसी वही जो है सुमित्रा माही के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया, उनको 50 दिन नहीं मिले और वो नहीं रह सकी वहां पर। तो ये चीजें कचोटती हैं, लेकिन हमको ये आश्वास्त करती हैं सुमित्रा माही कि वो अपना कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर चुकी होंगी और कहीं ना कहीं कमा खा रही होंगी, क्योंकि 1 साल बाद जो उसमें पात्र मैं है, तो 1 साल बाद लौटती है तो सुमित्रा माही बेशक दुबली हो गई थी, लेकिन उनका रहन सहन उसी तरह था और वो मतलब जीवित थी, यानी उन्होंने 1 साल तक सरवाइव किया, मतलब या किसी भी तरह से काम चल रहा है। तो ये चीज हम लोग को आश्वस्त करती है कि वो जो है कहीं ना कहीं अपना मेहनत करके और अपने बलबूते पर अपना गुजारा करती होंगी। तो उनकी अच्छी ये कहानी है। और जो बेटी का एक एंगल दिया है प्रीति जी ने, वो भी बहुत अच्छा लगा कि बेटी जो है वो युवा है और उसको सजने संवरने की ललक है, तो वो कहती है कि मुझे भी उसी तरह के कपड़े, स्टाइलिश कपड़े और चीजें चाहिए। लेकिन जो माँ है वो उतरन पहनती है, लेकिन उसको नहीं पहनने देती जाती है कि उतरन मेरी बेटी पहने। तो ये यहाँ पर सुनीता जी मैं एक बात कह दूं जी सर। कि जिस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई अपने बारे में बता रहा हो, मतलब अपना दुखड़ा बतला रहा हो, दुख की बातें बतला रहा हो, तो लोग उस सशंकित निगाह से देखते हैं कि जैसे कि सिंपैथी लेना। तो मैं बतला दूं बिल्कुल। कि इस समाज का ही ये कैरेक्टर है, इस समाज की ही सोच है। और उसी सोच को हमारी जो पीढ़ी है, नई आने वाली आगे बढ़ पीढ़ी, उसमें हम डालते चले जाते हैं।
तो यह जो युवा पीढ़ी है वह भी कुछ उसी निगाह से, उसी सोच से सोचती चली जाती है, देखती चली जाती है। एक और भी इसमें खास बात है कि कोरोना जी काल में किस तरह से शैक्षणिक वातावरण जैसे गायब सा हो गया, शिक्षण संस्थान जैसे ठप सा हो गया और उसकी खाना पूर्ति कर दी गई। आनन फानन में थीसिस लिखे गए, शोध भी हो गया, सेमेस्टर चलता रहा कागजों पर, छात्र पढ़े या ना पढ़े, उनका सिलेबस समाप्त हो या ना हो। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं कोरोना काल की, जिस पर सरकार की जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं, छात्र जी पढ़े ना पढ़े, रिसर्च रिसर्च करे ना करें, विश्वविद्यालय प्रशासन की भी कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि जबकि उनको ध्यान देना चाहिए, तो सरकार को भी, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी और अन्य तरह के ऑफिस को भी, लेकिन किसी जी का सर। ध्यान नहीं है। बस ध्यान इतने है कि आप कागज दुरुस्त रहे। इन समस्याओं जी को भी जैसे इसमें ये रेखांकित करती है। पहले ही कहा कि ये कहानी कई सारे प्रश्न छोड़ती है, तो ये जी 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 बुद्धिजीवी वर्ग पर प्रश्न उठाती है, व्यवस्था पर सवाल उठाती है, और सुमित्रा जैसे, माही जैसे लोगों के जो पति हैं उनके, उस तरह का जो समाज है उस पर सवाल उठाती है कि एक महिला जो है कितनी असहाय स्थिति में पहुंचा दी जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही है, वो अपने जीविका से, अपने संगठन से वो जीवित है और सच धज के टिप टॉप रूप में जीवित है। यहाँ एक छात्र एक जगह कहती भी है कि मैं कॉम्प्लेक्स हो जाती हूँ, उसके सिरे दर्द दिखे तो मुझे अच्छा लगा, वरना मैं कॉम्प्लेक्स खा रही थी। मतलब उसके भी मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या है कि ये इतनी इस तरह की होकर के ये कैसे हम लोग के हिसाब से टिकटॉक रह रही है। बराबर है। इस- इसीलिए मैंने कहा सुनीता जी कि प्रीति प्रकाश ने खुद को कटघरे में रखा है, जी उनको भी कॉम्प्लेक्स होने लगता है सुमित्रा माही के तथाकथित सौंदर्य से, जिसे लोग सौंदर्य समझते हैं, जी जबकि सौंदर्य और जन्म से ही सारे लोग सुंदर होते हैं। बिल्कुल। तो इस बहुत सारी देखिए बातें हैं इस कहानी में जो जी अलग से इस पर रेखांकित करने की जरूरत है। हम्म, और ये इसीलिए तो मैंने बात कहा कि जो कमी हमको पहले दिखी थी, बहुत चर्चित कहानी इनकी है, वो कमी इसमें हमको नजर नहीं आई पढ़ने के दौरान। प्रीति जी की लेखनी निखरती जा रही है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं मैं तो 4-5 पढ़ चुकी हूँ, एक से बढ़कर एक है। और अंत में बात करूं भाषा की, तो भाषा तो लाजवाब है बिल्कुल। उसमें स्थानीय शब्द भी एकदम सहज सहज रूप से आ जाते हैं, जैसे कि मोतियों की माला जैसे, या अलग अलग फूलों की, मतलब वो कहीं भी खटकते नहीं है, चाहे वो भोजपुरी के शब्द हो, दाल भात इस तरह से, या फिर आसामी जो बोल रहे हैं हिंदी जिस तरह से, वो लहजा बहुत ही मनोरंजक, और शैली तो बहुत जबरदस्त है आपकी, और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम लोग लगभग 1 घंटा बात कर चुके हैं। प्रीति जी, अब आप क्या कहना चाहेंगी, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपकी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। मैंने जब देखा कि राकेश जी आलोचना के लिए आए हैं या टिप्पणी के लिए, तो मुझे अंदर से थोड़ा डर था, क्योंकि ये बहुत निर्मम आलोचक है और कभी भी जैसा उन्होंने ज़िक्र किया ना, हमारी पहली मुलाकात है और मैं पूरा खुश कि हाँ, बहुत अच्छी कहानी लिखी है, और सामने से कोई आता है और कहता है यहाँ, 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 यहाँ ये कमियाँ हैं। और मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि अरे! सब लोग तो तारीफ़ कर रहे हैं, ये तो कमी ही निकाल दिया। संपर्क में रहिए। हाँ जी। हाँ, तो एक होता है ना कि आप एक अलग फ्लो में जा रहे थे और किसी ने आपको सोचने को मजबूर कर दिया कि नहीं, और उन्होंने सही जगह उँगली रखी। ऐसा नहीं है कि आपने शिकायत करने के लिए शिकायत की, आपने ऐसी जगह इशारा किया जो मुझे उसे उस स्थान को और विस्तार देना था। कहानी लिखने के दौरान मैं सैटिस्फाइड थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मैं और विस्तार दे सकती थी। उन्होंने सही जगह इशारा किया। तो आज जब मैं राकेश जी को देख रही थी, तो मैं सोच रही थी हाँ, ठीक है, दूसरी कहानी भी उनके सामने मैं पढ़ रही हूँ और वो पता नहीं क्या पॉइंट आउट करे, और वो हमेशा ऐसी जगह पॉइंट आउट करते हैं कि मैं उनसे ज़रा भी नहीं कर पाती हूँ कि नहीं-नहीं आपने गलत किया। मुझे महसूस होता है कि हाँ, उन्होंने सही बोला है। ये ये है एक कमी। पर मुझे बहुत खुशी हुई कि राकेश जी आपने इतनी अच्छी टिप्पणी की। सुनीता जी मुझे
इस बात की बहुत खुशी है कि कहानी लिखते समय हम जो जिन-जिन संदर्भों के बारे में सोचते हैं, अगर कहानी पढ़ने वाला उन्हें पॉइंट आउट कर देता है, उन्हें रेखांकित कर देता है, तो यह समझ में आ जाती है कि हाँ, कहानी पाठक तक पहुँच गई और मैं जो जी, कहना चाहती थी वो मैं कह पाई। तो ये तो एक कहानी की सफलता है कि आप जैसे अच्छे पाठक, आलोचक, समीक्षक मुझे मिले और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक कहानी की बात है तो हम मुझे यह महसूस होता है कि हम जैसे-जैसे बुद्धिजीवी होते जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे भाषण दे लेते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें कह लेते हैं, ईमानदारी, उदारता, करुणा जैसे शब्द हम बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उन्हें व्यवहार में उतारने की बात आती है, तो हम उतने अच्छे इंसान नहीं रह पाते हैं। फिर हमें वही होता है जैसे जलन हो जाती है अगर कोई बहुत सज-धज के आया है या कोई अच्छा खा रहा है तो हमें लगता है देखो वो अच्छा खा रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा है। तो बहुत छोटी सोच हमारी होती है। तमाम बड़ी उपाधियों को पाने के बाद भी, पुरस्कृत होने के बाद भी, अच्छी जगह पढ़ने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी, हम अपना एक अलग स्टेटस बना लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जो हमारे आस-पास गुज़र रहे होते हैं। हमें पता है कि दीपिका पादुकोण ने कौन-सा ड्रेस पहना, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारी बगल में जो महिला है, उसके पास जाड़े में कंबल नहीं है। जी, हमें पता जी। होता है कि हाँ, फ्रेंच, इटालियन डिशेज़ कैसी बनती है, लेकिन कोई भूखा बैठा है, हम ये नहीं जान रहे होते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि ग्लोबलाइज़ेशन ने या फिर बहुत फैंसी कहे जाने वाली चीज़ों ने, हमें कम संवेदनशील किया, हमारी संवेदनशीलता को कम किया है। तो वास्तव में कटघरे में हम लोग खड़े हैं, ये सच है, हमारे समय का सच है कि हम अपना एक स्टेटस उठाना चाहते हैं और उसके साथ हमारे साथ जो लोग बाकी लोगों थे, बहुत लोग हमसे बहुत घनिष्ठ रहे। जैसे सुमित्रा माही ने मुख्य किरदार की कितनी सहायता की, वो उल्टी कर चुकी है, फर्श पे उसका उल्टी बिखरा है, वो आके उसको साफ करती हैं। जब सारे दोस्त उसको छोड़ के चले जाते हैं सुमित्रा माही के भरोसे, कि वो आकर सफाई कर देगी। लेकिन वही लड़की, जब सुमित्रा माही को मात्र उसकी ज़रूरत है इतना सॉरी कम था, मात्र 20 रुपया में एक बाल्टी कपड़ा धोना, हाँ, वो हाँ, भी जी, जी। हाँ, कहानी है। सुन के किसी हाँ और अब हम बिल्कुल, लोग को बिल्कुल। समझिए हाँ, थोड़ा और सा। उसके बाद जब इस सुमित्रा माही को ज़रूरत होती है, तो लड़की अपने दोस्त का बर्थडे मनाने जाती है, क्योंकि बर्थडे हो स बहुत संभावना है कि बर्थडे के बाद उसने स्टेटस डाला होगा केक के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन कोई ज़रूरतमंद इंसान उसकी एक सहायता के लिए खड़ा है, उसको करना ही क्या था? एक सिग्नेचर ही तो करना था ना, कि हाँ, मुझे चाहिए, जबकि उसको चाहिए थी। वो जानती है कि वो बहुत चीप लेबर है, वो गरीब है, उसने उसका फ़ायदा लिया है, बहुत कठिन समय में उसकी सहायता ली है। लेकिन जब उनका कठिन समय आया, तो हम लोग इतने नाकाबिल लोग हो जाते हैं या इतने गैर ज़िम्मेदार, इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि हमें नज़र नहीं आता है। हमारी नज़रें बस चमकदार चीज़ों पे जो राकेश जी चक-चक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे ना, चमक-दमक, तो हमारी वही चकाचक वाली चीज़ों पे इतनी ज़्यादा है कि हम अपने आस-पास के लोगों को भूल जाते हैं। हम उनके लिए नहीं खड़े होते हैं और ये अ, शायद मैं कहूँ कि हम लोग रोज़ ऐसा करते हैं। घर से ऑफ़िस जाने के दौरान, अपने घर के लोगों के साथ, आस-पास के लोगों के साथ रोज़ हम प्रतिदिन ये घटनाएँ दोहराते हैं। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। हर ज़रूरतमंद को सहायता देते समय हम ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल में खाने के समय हम आराम से टिप देते हैं। तो ये हमारी मानवीय स्वभाव में आ गया है। प्रीति जी, आपने बहुत निर्ममता से बुद्धिजीवी लोगों को इस बहुत सारी चीजों पे कटघरे में खड़ा किया है। और इस कहानी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। समय हम लोग के पास बहुत कम है और बिल्कुल। आप दोनों अ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी 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 टिप्पणी मैं कर लूं, जी क्योंकि बोलिए। आपने खुद कहा सुनीता जी कि वो सावित्री माही कहीं सुमित्रा संघर्ष माही, करके अपना जीवन चला रही होंगी। तो मैं बता हाँ, दूं मैं कि शेयर ये कर सावित्री बाई फूले की सुमित्रा जयंती पर माही। ये कार्यक्रम है। जी सावित्री बाई फूले की जयंती पर जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम हाँ को आयोजित हाँ किया है, तो सावित्री 10 दिन। बाई फूले एक सशक्त महिला थी और उनको फूले जी ने सशक्त बनाया भी, उनके पति ने। और वो ऐसी महिला थी कि पूरे इस समाज में स्त्री शिक्षा की अलख जगाती हैं। तो बिल्कुल।
आमतौर पर महिलाएं जो शिक्षा से वंचित कर दी गई थी हजारों हजार साल से, जब वंचित रखने के बावजूद उन्होंने खुद को बचाए रखा, खुद की संवेदनाओं को बचाए रखा और संघर्ष करने के लिए अपने को तैयार रखा, अपनी जिजीविषा के बल पर, सिर्फ अपनी जिजीविषा के बल पर, तो स्वाभाविक है कि सुमित्रा माही भी कहीं रह रही होगी, या इस तरह के जितने लोग हैं किसी तरह रह रहे होंगे। लेकिन समस्या ये है, सवाल ये है कि क्या मनुष्य से कई दर्जे नीचे की जिंदगी जी रहे लोगों की जो स्थिति है, क्या इसी तरह से जीने के लिए वे आए हैं, या उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, वो भी तथाकथित इंसानों की जिंदगी जिए। सारे लोग मनुष्य हैं, सब इंसान की ही तरह जीते हैं, लेकिन जो जीना चाहिए तो सुमित्रा माही को भी मिलना चाहिए, और घर के अंदर घर के बाहर जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी उस तरह की जिंदगी मिलनी चाहिए। हर दिन काम करते हुए मर रही हैं, खप रही हैं, गायब हो रही हैं, तो शायद उन्होंने अपनी जान बचा ली होगी या जी रही होगी, लेकिन जिस तरह की जिंदगी उन्हें चाहिए शायद उसे ना मिली हो या ना मिल रही हो। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि उन्हें वह जिंदगी मिलनी चाहिए, उनके जैसे जो लोग हैं उन्हें यह जिंदगी मिलनी चाहिए। तो सावित्री बाई फूले के नाम पर या इस तरह के हाशिए के जो लोग हैं धीरे धीरे उभर के जब आते हैं तो मुख्य धारा में खास करके, तो वो कहीं खो से जाते हैं, वो भूल जाते हैं नींव की ईंट को, सावित्री बाई को भूल जाते हैं, और भी अपने ही समाज के मेहनतकश लोगों को भूल जाते हैं। तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जिंदगी तो वो जी रही होंगी, लेकिन किस तरह से जी रही होंगी ये अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो जी जी। हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियों से ज्यादा सुमित्रा माही जो है वो आदर्श नारी की तरह एक मुझे दिखाई देती हैं। कैसे भी परिस्थिति में वो अपने आप को संभाले रखती हैं और जिंदा रखती हैं, और एकदम हिम्मत से, एकदम थोड़ा भी जी बिल्कुल, और वो जूझती भी है। दो तरह की बातें हैं। जैसे कि हॉस्टल में जो लड़कियां रह रही हैं, उन्हें यह जो हॉस्टल का जो सिस्टम है, विश्वविद्यालय का जो सिस्टम है, और सरकार की जो योजना है, वह योजना स्त्रियों को, लड़कियों को, पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को, छात्रों को उसी मानसिकता में ढालना चाहती है। वो सवाल करने वाली लड़की ना हो, स्टूडेंट ना हो, रिसर्चर ना हो, वह हस्तक्षेप करने वाली लड़की ना हो, रिसर्चर ना हो, उन्हें व्यवस्था नहीं पसंद करती। तो ये भी एक परिदृश्य है जिस पर कि इस कहानी में वो संदर्भ आया है कि उस पर हम सोच सकते हैं कि आखिर ये हॉस्टल की लड़कियां इस तरह की सोच की कैसे हो गई, किसने इन्हें बनाया। तो इन्हें बनाने वाले हमारे समाज के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, विश्वविद्यालय है और सरकार है, पूरी व्यवस्था है। शिक्षण संस्थान इसमें बदलाव नहीं कर पा सकते हैं तो वो उनकी असफलता है, अगर मानसिकता को नहीं बदल सकते। मेरे पास मैसेज आ रहा है, हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आपका और सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके सुनीता जी का जिसने यह मौका दिया, स्त्री काल का जिसने यह मौका दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते। फिर हम किसी नई प्रतियोगिता में मिलते हैं। नमस्कार।